Info for patient. अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एविसीना मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बड़ी आंत का कैंसर। बड़ी आंत का कैंसर जो है वो बहुत सारी अलामात हैं जो पेशेंट्स में प्रेजेंट करती हैं, और जैसा कि एक अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत के ख़त्म होने के बाद से शुरू होती है, और जो पखाने वाली जगह है एनल कैनाल और एनस वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। तो इसके अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूँ तो आप इसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो दाएं तरफ वाली बड़ी आंत है, एक दरमियान वाली है, एक लेफ़्ट साइड पे है, और एक मिड में है, और एक नीचे है जो पखाने वाली नाली तक जाती है। तो उसको राइट कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, लेफ़्ट कोलन, सिग्माइड कोलन और रेक्टम और एनल कैनाल, ये पोर्शंस होते हैं। तो जिस तरह की पोर्शन में जिस पोर्शन में कैंसर का मरीज़ में आता है उसकी अलामात आती हैं। अगर सबको हम समराइज़ करें तो मैं राइट साइड से अगर शुरू करूँ तो जो राइट साइड का कैंसर है उसमें खून की कमी हो सकती है, काला पखाना आ सकता है, और वज़न की कमी, भूख का ना लगना, ये सारे जो कैंसर्स हैं डिफरेंट जगह के, उसके साथ सब में ये शामिल हो सकता है। इस तरह जो राइट साइड पे है उसमें एक मैस या स्वेलिंग, या कुछ लोग कहते हैं जी रोड़ा बन गया है, तो राइट साइड का जो पेट अपेंडिक्स वाली जगह है उसके साइड पे वो एक मैस फीलिंग होती है। तो इस तरह की फीलिंग, जो मैस फीलिंग है, वो दरमियान वाला जो कोलन है, जो ट्रांसवर्स कोलन है, जो इस तरह चौड़ाई वाले हिस्से में आती है बड़ी आंत, उसमें जब इस तरह के अलामात आएँ कि जिस तरह जिसमें गोला फील होता है या खाने की रुकावट फील होती है, और कब्ज़ के साथ बाकी जो भूख का ना लगना, खून की कमी, तो ये सारा जो है उस साइड पे भी दरमियान वाली आंत का वो कैंसर शो करता है। जो बाएं तरफ वाली है उसमें जो ज़्यादा अलामात हैं वो कब्ज़ वाली आ जाती है। तो उसमें कब्ज़ ज़्यादा होती है, खून भी आ सकता है, काला पखाना भी आ सकता है, और बाकी खून की कमी, भूख का ना लगना, वज़न कम होना, वो सारे ही हिस्सों के साथ वो ममासलत करता है। जो नीचे वाले रेक्टम के और एनल कैनाल के कैंसर्स हैं उसमें जो ज़्यादा अलामात आती हैं वो पखाना करने के बाद मरीज़ का सेटिस्फाइड ना होना, जिसको हम ट्रिस्मस कहते हैं, और दूसरा कुछ हैवी फील होना, यानी पखाने वाली जगह पे या ऊपर थोड़ा सा ऐसे फील होता है जैसे कुछ चीज़ अंदर है और जिस्म का वो हिस्सा भारी है, और उसमें बाज़ का तो कब्ज़ का एलिमेंट ज़्यादा ऐड हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर बिल्कुल पखाने के नीचे वाले हिस्से में आ जाएँ जहाँ से हम पखाना पास करते हैं एनल कैनाल का, तो वो फिर कैंसर खुदा न खासा बाहर निकल के पता भी चल जाता है कि इस तरह कोई चीज़ बाहर निकली होती है। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी वो ऐसे समझते हैं जैसे हमें ब्लीडिंग हो रही है, और वो कहते हैं हमें बवासीर है। तो बवासीर वाले जो फील कर रहे होते हैं पेशेंट्स, उस बवासीर के साथ भी कैंसर हो सकते हैं। यानी 45 साल के ऊपर जो पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बवासीर है, उसमें एक डॉक्टर सर्जन को या मेडिकल स्पेशलिस्ट को या जिस डॉक्टर के पास हो जाएगा उसको जहन में रखना चाहिए कि ये कैंसर भी हो सकता है। जिस तरह एक पेशेंट पहले हॉस्पिटल में लिस्ट होती है, तो एक पेशेंट हमने हेमराइड समझ के उसको ऑपरेट किया, और उसको जब ऑपरेशन के दौरान देखा जो सारी फीलिंग थी वो सारी कैंसर की थी, तो उसकी बायोप्सी लेके भेजी और वो कैंसर आ गया। तो ये बड़ा कॉमन है कि हेमराइड्स ओल्ड एज, मिडिल एज और ओल्ड एज में बवासीर को समझना, उसके साथ कैंसर को रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो सर बड़ी आंत के कैंसर की वजूहात क्या होती है, आम वजह क्या होती है इसकी? आम वजह ये ख़ानदानी भी होता है। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनके बड़ों में ये हिस्ट्री होगी, पेरेंट्स में या कज़न्स में, या इस तरह जो रिलेटिव होते हैं। स्मोकिंग जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरे नंबर पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल वाले पेशेंट्स भी कैंसर डेवलप हो सकता है। और कुछ डाइट ऐसी है जो कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर बना सकती है, ठीक है। और उसमें जो ज़्यादा कॉमन है वो गोभी का कहा जाता है। गोभी जो थायराइड के कैंसर के लिए भी कॉमन होती है और बड़ी आंत के कैंसर के लिए भी कॉमन हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ जो है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बड़े लंबे देर कॉन्स्टिपेशन रहे, तो उसमें वो पखाने का ठहरना और उसमें जो बड़ी आंत है उसके अंदर, उसकी दीवार के अंदर तब्दीली आना, वो कैंसर का मौजब बन सकती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें
वो पहले कैंसर नहीं होता, उसमें पोलिप्स होते हैं। पोलिप एक पैदाइशी एक चीज़ होती है जो गोल सी होती है और वो पहाड़ने वाले या बड़ी आंत के दीवार के साथ लगी होती है। कुछ मरीज़ों में सिंगल होता है, कुछ में वो ज़्यादा होती हैं, इवन मोर देन 1000। तो वो पोलिप के सिंड्रोम्स होते हैं, मल्टीपल पोलिपोसिस सिंड्रोम कहते हैं, FAP भी कहते हैं, फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस। तो ये इस तरह के जो सिंड्रोम्स हैं उसमें मरीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि वो कैंसर डेवलप कर जाएँ। उन मरीज़ों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, या इस तरह के पोलिप्स होते हैं या सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें फिर उनकी फैमिली ट्री को भी हम खंगालते हैं कि किसी और में आने वाली जो अगली नस्ल है उसमें तो इस तरह का एलिमेंट नहीं होगा जो पहले चल चुका हुआ था और जो मौजूदा पेशेंट है उसके साथ वो हो रहा है। सर, इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होती हैं और इसका इलाज किस हद तक कामयाब होता है? ट्रीटमेंट ऑप्शन से पहले तो हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके टेस्ट कराते हैं। जिस तरह हर पेशेंट में टेस्ट हम कराते हैं, तो इस तरह इन पेशेंट्स में जिस तरह जो एक पैटर्न है, पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, जिस तरह मैंने सारी अलामत बताई हैं, उसमें जिस तरफ हिस्ट्री सजेस्ट कर रही होगी कि कैंसर है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर है तो वो किस हिस्से का है, ये अलामत से पता चलता है। और फिर उसका जो मुआयना है, यानी एब्डोमेन का, स्पेशली एब्डोमेन का मुआयना और जनरल जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो सारा करके, तो फिर ये आइडिया होता है कि ये राइट साइड का कैंसर है, दरमियान वाले हिस्से का है, लेफ़्ट साइड का है, या नीचे पहाने वाली नाली का कैंसर है। तो इस मुआयने के बाद फिर जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें सबसे पहले जो टेस्ट है वो कैमरे वाला मुआयना है, यानी पहाने के रास्ते जो एंडोस्कोप डालते हैं, कैमरा डालते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी सारा व्यू करती है कि कहाँ कहाँ पे वो कैंसर के लीजन्स हैं और कितना उसका साइज़ है, और उसमें कोलोनोस्कोपी के ज़रिए हम उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। बायोप्सी लेकर भेज दें तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है। दूसरा जो टेस्ट है वो इससे थोड़ा छोटा है, उसको बेरीमनीमा कहते हैं। वो भी एक तशख़ीस का एक मेथड है जो ये बता देता है कि कैंसर कहाँ पे है। तीसरी जो चीज़ है वो उसका फैलाव है। एक दफ़ा कैंसर की तशख़ीस हो गई, फिर हम ये देखते हैं कि वो अगर वही तक है या वो बाकी जिस्म में भी फैला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो बड़ी आंत का कैंसर है वो लीवर में ज़्यादा जाता है, लीवर के अलावा बाकी लंग्स में भी जा सकता है, बोन्स में भी आ सकता है। तो उसके लिए फिर टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें छाती का एक्सरे है, CT स्कैन भी चेस्ट का हो सकता है, CT स्कैन एब्डोमेन है, ठीक है, और LFTs हैं और बोन स्कैन है। तो ये तशख़ीस एक दफ़ा बायोप्सी के बाद हो जाए तो फिर उसके बाद इसको स्टेजिंग हम कहते हैं। और इसी तरह जो सिंपल टेस्ट हैं जैसे ब्लड कंप्लीट है, RFTs है, LFTs, वो सिस्टम खून की कमी को देखने के लिए कि कितनी खून की कमी है, और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए को इन्वॉल्व कितने हैं। तो जब एक दफ़ा ये कंक्लूड हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट में जो बेसिक इलाज है वो ये है कि वो हिस्सा जो कैंसर वाला है उसको निकाल दिया जाए, और उसको निकाल के बाकी जो हिस्सा जो नॉर्मल है उसको आपस में जोड़ दिया जाए, जिसको हम रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस कहते हैं। तो वो जोड़ने के बाद फिर उसकी जो बायोप्सी भेजी जाती है वो जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट करते हैं उसमें हमें डिटेल पता चल जाती है कि एग्जैक्ट उसका साइज़ क्या है, उसका फैलाव क्या है, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होती है वो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती है, जिनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो अनमोल हॉस्पिटल में बैठे हैं, जो शौकत खाना में बैठे हैं, जो डिफरेंट जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जनाब में, SOSs में, म्यू में, हर जगह ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि इनको, और ये डिसीजन बाज़ का ऑपरेशन से पहले भी हो सकता है। बायोप्सी के बाद पहले हम कीमो रेडिएशन, यानी कीमोथेरापी और रेडिएशन, वो पहले भी हो सकती है जिसको हम न्यू एडजुवेंट कहते हैं, और फिर वो बाद में भी हो सकती है जिसको हम एडजुवेंट थेरापी कहते हैं। तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट का मशवरा होता है कि ये बाद में कितनी देर कीमो लगनी है, कितनी देर रेडियोथेरापी होनी है। उसमें बहुत सारे मरीज़ जो हम तजर्बा करते हैं और मरीज़ जो अपने साथ ज़्यादती करते हैं, यानी वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते या उनको बाद का प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, तो वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसका मकसद ये होता है कि वो जगह जहाँ से आपने उसको काट के जोड़ लगाया वहाँ पे दोबारा कैंसर ना बने। तो अगर वो सेल रह गए, जो कीमो रेडिएशन ना लगी और सेल रह गए, तो वहाँ पे दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये टीम वर्क है। सर्जन ने इसीलिए एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेशंस की, ऑपरेट किया, और उसके बाद फिर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट है वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाती है,
और ऑन्कोलॉजिस्ट के बाद फिर अगला जो स्टेप आता है, इसके जो एरिया वाइज जो ऑपरेशन है वो बहुत से नाम है उसके, वो डिफरेंट हैं, लेकिन बाज़ का जो बहुत नीचे कैंसर होता है अगर उसको हम निकालें तो उसको निकालने के बाद फिर जो बहाने का रास्ता है वो पेट पे अलहदा बनाना पड़ता है, जिसको हम कोलोस्टमी कहते हैं या स्टोमा फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब कोलोस्टमी बनती है तो फिर जो अगली टीम का मेंबर इन्वॉल्व होता है वो स्टोमा जो केयर करने वाले हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पेशेंट को भी हम काउंसिल करते हैं कि इसको आपने कैसे लेके चलना है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है वो उसका हिस्सा है। सर इसकी कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर इसको वक्त पे ट्रीटमेंट ना इसका करवाया जाए तो? कम्प्लिकेशन जो है वो उसका फैलाव है। सबसे इम्पॉर्टेंट कम्प्लिकेशन, अगर ट्यूमर ब्लीड कर रहा है और ब्लीडिंग आपने कंट्रोल नहीं की या ट्यूमर को टाइम पे नहीं निकाला तो वो ब्लड की कमी की वजह से पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें दिल का फेल होना भी है और खुदा न खासा एक्सपायरी भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान जो है या ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर बाद या बहुत देर के बाद जो कम्प्लिकेशन हम लिस्ट कर सकते हैं उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। उसमें आप जब उसको बड़ी आंख में निकाल लें तो जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें उसमें गुर्दे से नीचे एक यूरेटर आ रहा होता है उसको इंजरी कर सकते हैं, आप बड़ी वेसल्स को इंजरी कर, यानी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप इंजरी कर सकते हैं ऑपरेशन के दौरान। तो ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर जो जोड़ आप लगाते हैं वो लीक हो सकते हैं, वो लीक होने में फिर वो जो सेप्सिस या वो फीकल मैटर जिस्म के अंदर फैलता है तो वो बहुत ज़्यादा लिथल उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। और सम टाइम ये होता है कि वो उस जगह पे जहाँ जोड़ लगाया वहाँ पे वो सुकड़ जाता है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो जब सुकड़ जाए वो भी फिर सर्जरी करके उसको रिवाइज करना पड़ता है। और जो उसकी सबसे लिथल कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि वो कैंसर जो आपने निकाला है वो उसी जगह या किसी और जगह, उसको सिनक्रोनस या मेटाक्रोनस, यानी उस जगह दोबारा बन गया या वो 3 साल के बाद एक और जगह पे बन गया, तो ये दोबारा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि दोबारा होने के बाद वो फिर जिसम में ऐसा फैल गया, ठीक है, कि वो फिर कंट्रोल नहीं हुआ और वो बाज़ का ये होता है कि वो नाकाबिले इलाज हो जाते हैं। सर इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन तो शायद पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होती। ये हम कह सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस तरह स्मोकिंग है, स्मोकिंग तो इतनी बुरी चीज़ है, अब हम पेशेंट्स को अक्सर कहते हैं कि वो सर से लेके, मैं तो ये कहता हूँ कि सर से लेके पाँव तक कोई भी जिस्म का ऐसा नहीं है जहाँ जो बंदा स्मोकिंग करता है वो उसके लिए डेंजरस ना हो, यानी वो कैंसर काज ना कर सके। यानी बड़ी आंत का कैंसर, छोटी आंत का, जिगर का, स्किन कैंसर, सारे सब में स्मोकिंग इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात जो है अल्कोहल है। अल्कोहल चूँकि मुसलमान है तो वैसे भी हराम है, तो इस हराम चीज़ का जो इफेक्ट है वो जिस्म पे डेफिनेटली आना ही है। तो उसमें भी अल्कोहल हर जहाँ की हर बीमारी वो पैदा कर सकती है, जिगर फेल कर सकती है, सिरोसिस कर सकती है, पैंक्रियाटाइटिस कर सकती है। तो ऐसे सारे कैंसर जो है वो अल्कोहल भी पैदा करती है, तो ये बहुत बड़ी वजह है। तीसरी जो चीज़ है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और इसमें मेरी अलग वीडियो भी है जो उसमें सारे मैयज़ दिए हुए हैं। जो लोग कॉन्स्टिपेशन के पुराने शिकार होते हैं उनमें ये चीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, कुछ ऐसे वजूहात हैं जो फैमिली में चल रही होती हैं, जैसे पोलिपोसिस, यानी एक से ज़्यादा पोलिप्स हैं। तो वो जो एक से ज़्यादा पोलिप्स अगर बड़ों में आए हुए हैं तो फिर जो अगली सिबलिंग्स हैं या अगली नस्ल है उनको उसके बारे में ज़रूर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमने अपना इवेलुएट भी कराना है कि हमारे अंदर तो नहीं वो चीज़ डेवलप हो रही। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी की जाती है, टेस्ट भी किए जाते हैं ब्लड के, जो जीन म्यूटेशन देखी जाती हैं, जेनेटिक्स जो है उनके जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। तो ये सारी गाइडलाइन जो है उनको वो लेनी चाहिए ताकि वो इन टाइम अपनी ट्रीटमेंट कर सकें। प्रिवेंट तो शायद ना कर सकें, लेकिन जब पता चल जाए कि इनिशियल स्टेज पे है उस पर ट्रीटमेंट की जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या उसका आउटकम अच्छा है, बजाय इसके वो बड़े और बढ़ने के बाद खुदा न खासा फैले। तो जैसे जैसे वो साइज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे फैलेगा, वैसे वैसे ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा मुश्किल भी होगी और उसका आउटकम भी बेहतर नहीं होगा। सर ये कोलोनोस्कोपी जो आपने बताया है, इसके लिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है या वैसे ही कर दी? कोलोनोस्कोपी जो है वो थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम नींद का इंजेक्शन कहते हैं, डॉर्मिकम या इस तरह के दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी हो जाता है। और उसमें लेकिन ये एक पूरा प्रोसीजर है तकरीबन 1 दिन का,
और इस कोलोनोस्कोपी करने से पहले पेशेंट्स को बाकायदा तैयारी करवाई जाती है, यानी उसका 2 दिन पहले 48 to 72 आवर्स में पानी पे रखा जाता है, फिर थोड़ा सा नरम चीज़ें दे सकते हैं, अनीमास देते हैं, ठीक है। और वो सारी तैयारी करके वो पूरा प्रोटोकॉल है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको बताता है, और उसके मुताबिक फिर वो टाइम देता है, और कोलोनोस्कोपी होने के बाद फिर कुछ 5-6 आवर्स के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।